जल में डूब जाना अच्छा है, पर ये 4 बातें अपनी पत्नी को कभी मत बताना। एक नाग की कहानी। नमस्कार मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, जो आपको आपके जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनने का प्रयास करना। जहां तक हो सके तो वीडियो की समाप्ति होने तक ही हमारे चैनल पर बने रहना। चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं एक नाग की ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक जगह पर सपेरों का झुंड चला आ रहा था। वे एक सुनसान जंगल से होकर के निकल रहे थे। एक जगह उन्हें एक घनी छायादार वृक्ष नजर में आता है, तो वह सभी उस वृक्ष की छाया में बैठ करके आराम करने लगते हैं। उसी वृक्ष के पास में एक विशाल सर्पों की वावी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि इस वावी में हमें कोई सर्प मिल सकता है। सपेरों का तो दोस्तों काम ही होता है सर्पों को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथियों से कहा कि हमें यह बिल खोद करके देखना चाहिए। मित्रों, उसी समय सपेरों ने आपस में विचार किया और उस सांप के बिल को खोदने लगे। जब उस बिल को 3 फुट की गहराई तक खोद दिया तो उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में उसके लिए बंद कर लिया। सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। विचार किया कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ा ही जहरीला है, क्यों ना इसके विषैले दांतों को निकाल देते हैं। यही विचार करके उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें वो सर्प बंद था। पिटारे को खोलकर जब देखा तो वे सब उसे देख करके हैरान हो गए, क्योंकि दोस्तों पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो चुका था और उस सर्प की जगह पर उस पिटारे में एक बहुत ही कीमती सुंदर नौलखा हार रखा हुआ था। उस नौलखा हार को देखकर सपेरे लोग जो थे बड़े ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो सर्प पकड़ कर रखा था, ये हार कहां से आ गया। तो एक सपेरा बोला, अरे चलो अच्छा ही है, ये हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर के यहाँ के राजा के पास में चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देगा। यही विचार करके वे सभी सपेरे राजा चंद्रसेन के शहर में चल देते हैं। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मंत्री, वशिष्ठ अधिकारीगण सभी लोग बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड जब प्रवेश करता है, राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्होंने बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण भी पूछा। तो सपेरे कहने लगे, हे महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, परंतु आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा रतन जड़ित हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा कहने लगे, दिखाओ कैसा हार है। तो सपेरों ने उस पिटारे को खोल दिया जिसमें वह हार रखा हुआ था। दर्शक बंधुओं, उस विचित्र हार को देख करके राजा जो था बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया, अचंभित रह गया। वास्तव में उस राजा ने वैसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देख करके राजा चंद्रसेन सपेरे से कहने लगा कि तुम ये विचित्र हार कहां से लाए हो, मुझे ये बताओ। तो सब कहने लगे, महाराज हमें ये हार मार्ग में मिला था, हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट किया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी ये भेंट स्वीकार करते हैं। वास्तव में ये हार पाकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। दोस्तों, उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को 1 सहस्त्र यानी 1000 सोने की मुद्राएं दे दो और सम्मान पूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दो। इस प्रकार मित्रों, राजा ने वो हार टोकरी सहित अपने पास में रख लिया और सपेरों को खूब सारा इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। सपेरे तो राजा को वह हार देकर वहां से चले जाते हैं। इधर राजा चंद्रसेन सोचने लगा कि आज ये हार मैं
अपनी महारानी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। हार को पाकर के हमारी रानी बहुत ही खुश हो जाएगी। दोस्तों, पूरे दिन राज दरबार में राजा बैठा रहा, अपना राज कार्य करता रहा और मन में वही विचार आते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे दोस्तों, जब शाम होती है तो दरबार को समाप्त करके राजा अपने महलों की ओर चल देता है। वह हार वाली टोकरी राजा अपनी बगल में दबा लेता है। उधर जब महारानी चंद्रा ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनकी बगल में कुछ लगा हुआ है, कुछ दबा हुआ है, तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। राजा चंद्रसेन पलंग पर बैठ जाते हैं और महारानी से कहने लगे कि हे महारानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर के आया हूं, जिसे तुम देखोगी तो बहुत ही खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए? इतना कहकर राजा ने वो टोकरी रानी के आगे बढ़ा दी और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। प्रिय दर्शकों, रानी ने जैसे ही उस पिटारी को खोल करके देखा तो उसमें देखती क्या है कि एक बहुत सुंदर तेजस्वी 5 दिन का बालक लेटा हुआ है, अंगूठा पी रहा है। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। दोस्तों, बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई। कहने लगी, महाराज इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है तो राजा चंद्रसेन कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलखा हार था। ये बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वह टोकरी लेकर स्वयं देखी तो वास्तव में उस टोकरी में बड़ा ही तेजवान बालक लेटा हुआ था। यह देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि राजा चंद्रसेन पर पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने मन में विचार किया कि ये पुत्र हमें भगवान शिव ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पालेंगे। प्रिय दर्शकों, ये बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा है वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनकी वार्तालाप को सुन रही थी। रानी ने पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था, उन्होंने ही हमें एक पिटारी में रखकर नौलखा हार भेंट किया था। लेकिन ईश्वर की कृपा से दरबार से महलों को आते आते ये हार से सुंदर पुत्र बन गया। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हुई। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़ी ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से ये बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी गद्दी का मालिक भी होगा। प्रिय दर्शकों, उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि आज हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। ये सुनकर राजा चंद्रसेन की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, क्योंकि महाराज के यहां तो अब तक कोई संतान ही नहीं हुई थी। मित्रों, राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक वे उस बालक को पाल रहे थे। धीरे धीरे वह लड़का जो था बड़ा होने लगा और जैसे जैसे समय गुजरता गया लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 18 साल की हो गई तो महाराजा चंद्रसेन के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए, क्योंकि हमारा पुत्र जो है वो विवाह के योग्य हो चुका है। प्रिय दर्शकों, राजा साहब उस घटना को भूल चुके थे कि लड़का उन्हें किस तरह से प्राप्त हुआ है। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, क्यों ना हम किसी सुंदर कन्या को देख करके इसका विवाह कर दें। राजा का यह प्रस्ताव रानी को बहुत ही पसंद आया। रानी बोली, महाराज शुभ काम में देरी किस बात की, जितनी जल्दी हो सके आप अब मेरे पुत्र का विवाह करवा दीजिए। मित्रों, राजा चंद्रसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। वहां के एक राजा थे जिनका नाम कमलध्वज था। उनकी बड़ी एक सुंदर कन्या थी जो देखने में रूपवान थी, परी जैसी दिखाई दे रही थी, जिसका नाम था बैजंती। राजा कमलध्वज की कन्या बैजंती 14 विद्याओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी बैजंती जब विवाह के योग्य हो जाती है तो महाराजा कमलध्वज विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब पुत्री विवाह के योग्य हो जाए
जवान हो जाए तो पिता का धर्म होता है कि जल्दी से अपनी बेटी के पीले हाथ कर दे, क्योंकि जवान लड़की जब माँ बाप के समक्ष रहती है, घर में घूमती है, तो माँ बाप के लिए पाप लगता है। दोस्तों, यही सोचने के बाद में राजा ने अपने दरबार में नाई और पुरोहित को बुला लिया और टीका की सामग्री देकर के नाई पंडित को वर खोजने के लिए भेज दिया। प्रिय दोस्तों, आपको बता दें कि पहले नाई और ब्राह्मण ही वर खोजने के लिए जाया करते थे। राजा ने उनसे कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य ही किसी राजकुमार को टीका करके आओ। मित्रों, नाई और ब्राह्मण राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों की ओर निकल पड़ते हैं। कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिला। अब तो नाई और ब्राह्मण भ्रमण करते करते परेशान हो गए। अंत में वे चलते चलते राजा चंद्रसेन की नगरी में आते हैं। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक नाई और पंडित का दरबार में आगमन होता है। राजा चंद्रसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोई नाई और ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर के यहां आए हैं। फिर भी राजा ने उनसे पूछ लिया कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। नाई पंडित बोले, महाराज, हम राजा कमलध्वज के नाई और पुरोहित हैं और उनकी कन्या वैजंती का टीका लेकर के आए हुए हैं। हमारे महाराज की कन्या राजकुमारी वैजंती बड़ी ही रूपवान है, देखने में बहुत ही सुंदर है और 14 विद्याओं में पारंगत भी है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अब विवाह के योग्य हैं। तब राजा चंद्रसेन ने कहा, हां पुरोहित जी, आपने ठीक ही सुना है कि हमारा एक पुत्र है और हमारे राजकुमार बहुत ही सुंदर और योग्य भी हैं, रूप गुण बल में बढ़ चढ़ करके हैं। दोस्तों, राजा चंद्रसेन को यह ज्ञात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वो एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब नाई और पुरोहित को दिखाया तो नाई पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए। उनके लिए वह राजकुमार मन में भाग गया। फिर उन्होंने राजकुमारी वैजंती का विवाह वहां तय कर दिया और तय करके विवाह लौट जाते हैं। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चंद्रसेन अपने पुत्र को सजा धजा करके दूल्हा बना करके राजा कमलध्वज के यहां बारात को लेकर के चलने लगते हैं और मंजिल दर मंजिल यात्रा करके राजा कमलध्वज की नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राजा कमलध्वज उनका खूब अच्छे से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह बड़ी धूमधाम से राजकुमार नागराज के साथ में कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चंद्रसेन वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे और समय बीता। राजा चंद्रसेन बूढ़े होते चले जा रहे थे और महारानी चंद्रा भी वृद्ध होती चली जा रही थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, अब हमारे पुत्र के लिए राजभार सौंप दिया जाए। हम कब तक राज्य करेंगे? बुढ़ापा आ चुका है, सिर के बाल सफेद हो गए हैं, शरीर की त्वचा भी सिकुड़ गई है और जब सिर के बाल सफेद हो जाए, शरीर के त्वचा में सिकुड़न आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब बुढ़ापे का पूरा असर हो चुका है। इसलिए पुत्र को राज्य का अधिकारी बना दो, क्योंकि बेटा के लिए राज चलाने का अनुभव प्राप्त होगा। मित्रों, उसी दिन अपनी महारानी की बात को मान करके महाराज चंद्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा चंद्रसेन निश्चिंत होकर के रहने लगे। राजकुमार नागराज बड़े अच्छे से राज्य का संचालन करने लगा। बस इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है, राजकुमारी वैजंती अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी कि आपने देखा होगा कि महिलाओं के पेट में अक्सर बात नहीं रुकती है। दासियां इस भेद को जानती थी कि राजकुमार जो है वो राजा साहब को दरबार में कोई सपेरे देकर के गए थे। तो वही बात बताती हुई दासी कहती है कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूं? जवाब दिया, कहो। तुम्हारा ये पति राजकुमार जो है, इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन है। दासी की ये बात सुनकर के कुछ शंका करती हुई वैजंती बोली, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति देव राजकुमार नागराज चंद्रसेन और महारानी के पुत्र नहीं है? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, ये उनका पुत्र नहीं है। पर मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन है, पर इतना जानती हूं कि राजकुमार महाराज चंद्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से जाकर के पूछ लेना। प्रिय भाइयों,
राजकुमारी बैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर के शंका प्रकट हो गई। मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे ये बात अवश्य ही पूछूंगी। अब देखिए दोस्तों, राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी बैजंती राजकुमार से पूछने लगती है कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। कहने लगा, पूछिए, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती है कि मुझे ये बताइए, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो? दर्शक भाई, ये बात सुनकर के जो नाग से राजकुमार बना था वह कहने लगा, रानी क्या तुम्हारी मत मारी गई है? अरे मैं महाराज चंद्रसेन और महारानी चंद्रा ही मेरे माता पिता हैं। तब बैजंती कहती है, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया मुझे सच सच बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं, आप किस वंश के हैं? तुम्हें उस ईश्वर की कसम है, तुम मुझे ये भेद जरूर बताओ। अब तो दोस्तों ये बात सुनकर के राजकुमार जो था धर्म संकट में फंस जाता है। सोचने लगा, आज किसी ना किसी ने इसके मन में ये प्रश्न पैदा कर दिया है, इसको जरूर किसी ने बहका दिया है और ये पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूं, तुम क्यों व्यर्थ मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अब तो राजकुमारी दोस्तों हट करती चली गई और बोली, नहीं, मुझे ये भेद जरूर बताओ, तुम किस वंश के हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, ये पूछे बिना मानेगी नहीं। दोस्तों, नागराज अपनी पत्नी से बार बार कहता है कि मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे ये बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन दोस्तों, राजकुमारी कहां मानने वाली थी, जिद कर ही बैठी। कहने लगी, नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, खाना नहीं खाऊंगी, मैं समझूंगी तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। प्रिय दोस्तों, ये बात सुनकर के राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, पर यहां नहीं बताऊंगा। कुछ दूरी पर एक नदी बहती है और वहां चल करके मैं तुम्हें सारी बातें, सारा रहस्य समझा दूंगा। प्रिय दोस्तों, अब तो रथ सजाया, उसमें राजा की पत्नी बैजंती और नागराज दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं। चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर के उसी नदी के किनारे पर आ जाते हैं। नदी को देख करके राजकुमारी बैजंती कहने लगी कि स्वामी, आप मुझे इस नदी के पास में लेकर के क्यों आए हो? क्या इस नदी से कोई तुम्हारा संबंध है या कोई रिश्ता है? तब राजकुमार कहने लगा कि हे प्रिय, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में ये मत पूछो कि आप किस वंश के हैं, कौन माता पिता हैं, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। आप यही सत्य मानो कि महाराज चंद्रसेन ही हमारे पिता हैं और चंद्रा ही मेरी मां है। मगर दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि राजहट, बालहट और त्रियाहट ये बड़े बुरे ही हट होते हैं। इंसान किसी के समक्ष जिंदगी में ना झुके, लेकिन दो जगह अवश्य ही झुक जाता है, एक तो अपने बच्चों के सामने और दूसरी अपने पत्नी के सामने। इनकी जिद पूरी ही करनी पड़ती है। बच्चा अगर जिद कर जाए कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो चाहे कहीं मेला से लाकर के उसे प्लास्टिक का क्यों ना दो, लेकिन उस बच्चे की जिद पूरी ही करनी पड़ती है। ये होता है बालहट और त्रियाहट। स्त्री चाहे कि आज मुझे ये गले का नौलखा हार बनवाना है, चाहे खुद बिको, चाहे कहीं से भी लाओ, लेकिन मेरे लिए गले का हार लेकर के आओ जो कीमती सोने का बना हो। तो दोस्तों, चाहे मनुष्य मजदूरी करे, चाहे डकैती डाले, चाहे कुछ भी करे, चाहे चोरी बेईमानी करे, चाहे घर की कोई भी वस्तु बेचे, लेकिन त्रिया का हक पूरा ही करना होता है। प्रिय दर्शकों, राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी। कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे ये जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो, तुम्हारे माता पिता कौन है? तो दोस्तों, राजकुमारी बैजंती जब नहीं मानती है तो राजकुमार नाग जो था वह नदी में नीचे उतर जाता है, यानी नदी के जल में प्रवेश कर जाता है और कमर तक जल जब आ जाता है तो वह कहता है कि हे रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह न पूछो, मान जाओ, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। लेकिन राजकुमारी बैजंती कहां मानने वाली थी, वो तो हट ही कर बैठी थी। कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये बात पूछ करके ही मानूंगी। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार नदी के गहरे जल में उतरता ही यानी घुसता ही चला गया। जब छाती तक जल पहुंच जाता है तो वह रानी से फिर एक बार कहता है कि प्रिय मान जाओ,
आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। दोस्तों, जब राजकुमार और आगे बढ़ता है और जब अपनी ठोड़ी के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी अब भी तेरे पास समय है, जिद मत कर, ये जानने की कोशिश मत कर कि मैं कौन हूं। परंतु रानी जो थी वो नहीं मानने वाली थी। दोस्तों, फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद में वह उस नदी के अंदर ही समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। जब काफी देर तक राजकुमारी वह इंतजार करती रही कि राजकुमार लौट करके नहीं आया, तो राजकुमारी बैजंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। बैजंती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, वह प्रतीक्षा करती रही, लेकिन वह उसके लिए नहीं मिला। अब तो बैजंती अपने रथ को लेकर के अपने सारथियों से कहती है कि चलो महल में जल्दी चलो और महाराज को सूचित करो कि उनका पुत्र जो है वो नदी में डूब गया है। दोस्तों, सारथी ने जाकर के राजा को यह खबर दी कि महाराज आपके पुत्र नागराज नदी में विलुप्त हो गए हैं। राजा को यह सुनकर के बड़ा ही दुख हुआ। राजा कहने लगा कि मेरा पुत्र उस नदी में डूब गया। भाई अपनी सेना को आदेश देता है कि जाओ नदी के जल को खंगालो और कम से कम उसकी लाश को तलाश करो। राजा के 20,000 सैनिक रानी बैजंती के साथ उसी नदी पर आते हैं और उस नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता उनके लिए नहीं मिल सकी, क्योंकि वो तो एक नाग था और अपने असली नाग रूप को प्राप्त करके वापस लौट गया था। कई गोताखोरों ने नदी में राजकुमार की तलाश भी की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर के राजा और रानी और राजकुमारी बैजंती वापस अपने महल को लौट आते हैं। राजा चंद्रसेन तो बूढ़े हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूब करके उनका पुत्र मर गया है। अब तो राजा बहुत ही दुखी रहने लगा। श्रोताओ, महारानी बैजंती जो थी नागराज की पत्नी, वह भी बहुत दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी, मैंने बहुत बुरा किया, मेरे ही कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनके वंश के बारे में पूछने की जिद नहीं करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन मित्रों, वह बहुत बड़ी विद्वान थी, 14 विद्याओं में निपुण भी थी। काफी विचारों के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने संपूर्ण नगर में एक घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके एवज में उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी, चाहे वह आप बीती हो या किसी प्राचीन घटना से संबंधित हो, कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कुछ भी उसके लिए जो सुनाएगा उसके लिए 100 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। मित्रों, अब तो रानी बैजंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई आप बीती कहानी सुना रहा था तो कोई रामायण की कथा सुना रहा था और कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने में लगा हुआ था। अब तो राजकुमारी बैजंती का यही काम था। वह सुबह से लेकर के शाम तक नई नई कहानियों को, किस्सों को सुनती रहती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, राजा साहब का राज्य का एक बूढ़ा आदमी अचानक से उसी जंगल में गुजर रहा था। वो बूढ़ा आदमी जंगल को पार करते उसे जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं जो हमारे लिए हानि पहुंचा सकते हैं, हमारी जिंदगी को भी छीन सकते हैं, मार सकते हैं। यही सोच करके वह बूढ़ा आदमी उसी जंगल में पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब दोस्तों रात के 12 बजे का समय होता है तो उस वृद्ध आदमी ने उस वृक्ष की डाली पर ऊपर बैठे देखा कि वहां एक झाड़ू लगाने वाला आया और उस पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहां कुर्सियां आनी शुरू हो गई। फिर एक सिंहासन आता है। अचानक ही वहां पर तंबू की व्यवस्था भी हो जाती है। उस जगह को सजाकर बड़ा रमणीय स्थान बना दिया गया। वह बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। वो वृद्ध बहुत घबरा रहा था, मन में सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और आज क्या ये मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से एक सुंदर अतिथि आने शुरू हो गए। अतिथि बड़े ही विचित्र थे। दर्शक भाई, जो अतिथि वहां आए थे वो विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था।
दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन थे और उन दोनों सिंहासनों पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनका पुत्र युवराज दोनों वहां आकर के बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया गया। उनके बीच कुछ मंत्रणा होनी शुरू हो गई, कुछ चर्चा होनी थी, वह चर्चाएं होने लगी। और जो राजकुमार था, उस नागराज का पुत्र था, चुपचाप नीचे गर्दन किए बैठा हुआ था। वहां इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थी। अब राजकुमार के जब विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वह बड़ा उदास हो जाता है। 3-4 घंटे उनकी चर्चाएं चलती रही और वह बूढ़ा आदमी उन सभी बातों को वहां उस वृक्ष पर बैठा बैठा सुन रहा था। मन में सोचने लगा कि न जाने यहां किस बात की चर्चा हो रही है और ये कौन लोग हैं। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के कारण वो उस वृक्ष पर दुबक गया, चिपक गया और आराम से चिपक करके लेट गया। 4 घंटे जब पूरे हो गए तो दरबार वहां से भंग होता है। अतिथि इधर उधर चले जाते हैं, परंतु वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चल करके उस पीपल के वृक्ष की तरफ आ गए। वह वृद्ध ऊपर बैठा ये सोच रहा था कि मेरी तरफ ही ये लोग आ रहे हैं और लगता है अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूं। ये सोचकर वह बहुत घबरा जाता है। परंतु उस नाग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठ करके कुछ देर रोया और अपनी रानी बैजंती को याद किया। ये बात वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि ये तो बड़ा ही चमत्कार है, ये मैं क्या देख रहा हूं। और कुछ देर रोने के बाद में हाय बैजंती, हाय बैजंती ऐसा कहने के बाद वो नागराज भी वहां से चला जाता है। धीरे धीरे इधर सवेरा हो जाता है। प्रातः काल जब हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूं और रानी बैजंती भी नई नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों ना चल करके इस बात को महारानी बैजंती को सुनाया जाए, इस रहस्य इस घटना के बारे में बताया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहां रानी बैजंती का मंडप लगा हुआ था, जहां वे कथाएं सुना करती थी। वहां एक से एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुनाते थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का भी कहानी सुनाने का नंबर आता है और वह महारानी बैजंती से कहने लगा कि हे महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं तुमको उस आंखों देखी घटना के बारे में सुना रहा हूं। आज रात में जब जंगल से मैं गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया। उस वन में एक पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़ करके मैं बैठ गया। मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सबका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए हुए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया, ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता ही रहा। जब दरबार पूर्ण हो गया तो वहां से एक राजा का पुत्र था, जो नागों का राजा था, उसका युवराज था, और वह अपने एक दिव्य रथ में बैठकर जिस पीपल पर मैं बैठा था उसी वृक्ष की ओर आया। वह उस रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय बैजंती कह करके रोने लगा। उसके बाद वो वहीं से अदृश्य हो गया। प्रिय दोस्तों, जब ये बात राजकुमारी बैजंती ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी कि हे बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी पीढ़ियां बैठे खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर के चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। राजकुमारी सोचती है, हो ना हो वही हमारे पति होंगे। प्रिय दोस्तों, ये सुनकर के बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है कि हे राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर के रानी बैजंती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को हाथ में पकड़ा दी और कहा कि मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें और दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। प्रिय दोस्तों, हाथ में आया हुआ धन कौन गंवाना चाहता है? अधिक धन को समक्ष देख करके लालच और लोभ किसको पैदा नहीं हो जाता।
वो इतनी मोहरें देख करके वह बूढ़ा आदमी जो था बड़ा ही खुश हो जाता है और वह राजकुमारी बैजंती को लेकर के उस जंगल की तरफ चल देता है। उसी स्थान पर जाकर के बूढ़े आदमी ने बताया कि हे राजकुमारी जी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठ करके सब कुछ देखा है। राजकुमारी बोली, तो बाबा मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। मित्रों, इस प्रकार वे बूढ़ा आदमी और रानी बैजंती उस वृक्ष की खो में बैठ जाते हैं। इंतजार करते रहे, इंतजार देखते देखते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है, ना कोई दरबार सजता है, ना कोई नाग आता है। अब तो बैजंती ये देख करके बहुत ही क्रोध में आ जाती है और कहती है कि हे बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूं। वह वृद्ध आदमी हाथ जोड़ करके बोला, हे महारानी साहिबा, नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया है। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? तब बूढ़े बाबा ने कहा, हे रानी, ये मैं भी नहीं जानता कि वे लोग आज क्यों नहीं आए। प्रिय दोस्तों, उस दिन रानी बैजंती निराश होकर के अपने घर लौट जाती है। इधर वे बूढ़ा आदमी मन में विचार करने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन दरबार लगा हुआ था। उसने जब ये बात ज्योतिषियों से जाकर के पूछी तो ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, चंद्रमा पूर्ण तरह से उदय हुआ और ऐसे अवसर पर देवी देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा, अगली पूर्णिमा जब आएगी तब मैं भी रानी को लेकर के उसी स्थान पर फिर जाएंगे। ये सोच करके वह बूढ़ा आदमी जो था फिर से महारानी के पास में जाता है और सारी बात कहता है कि पूर्णिमा वाली रात थी, उस दिन मैंने सभा को देखा था। तब वह बोली, ठीक है, तुम मुझे ये दृश्य दिखा दोगे तो तुम्हारे लिए मैं मुंह मांगा इनाम दूंगी। दर्शक भाई, धीरे धीरे समय बीतता गया और जब अगले माह का समय आया तो वृद्ध महारानी से बोला कि महारानी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो, आज मैं आपको वह दृश्य अवश्य दिखाऊंगा। महारानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंच करके रानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी उसी पीपल की जड़ में छिप करके बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वे देखते क्या है कि वहां एक झाड़ू लगाने वाला आ चुका है। उसने झाड़ू लगाया, पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी का छिड़काव किया। थोड़ी देर में वहां कुर्सियां भी आ जाती हैं, चारों तरफ मंडप सज जाता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा कि हे महाराज, अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। दोस्तों, रानी बैजंती उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है जो उस नागराज का पुत्र था। वह भी आ गया, पर उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान गई, कहने लगी कि यही मेरे पति हैं, परंतु अब इसको मैं कैसे ला सकती हूँ, कैसे पा सकती हूँ, ये मुझे कैसे हासिल हो सकते हैं। महारानी दोस्तों हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष के कोटर से बाहर निकलने लगी। उधर में बूढ़ा आदमी डर रहा था। बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। मित्रों, 4 घंटे तक वह सभा चलती रही। जब सभा समाप्त हुई तो सभी नाग वहां से चले जाते हैं। राजकुमार भी उसी पीपल के पास आकर बैठ करके रोने लगा। उसे देख करके रानी बैजंती डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया। राजकुमारी बैजंती निकल करके उस खो से बाहर आती है और उसी राजकुमार के पास में पहुंच जाती है जो नागराज था और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी बैजंती को सामने खड़ा देख कर नागराज एकदम से हड़बड़ा गया। कहने लगा, रानी तुम? जवाब दिया, हाँ मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर के राजकुमार कहने लगा, हे प्रिय, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ जो सभा होती है वो मेरे विवाह को लेकर के ही होती है। मेरे पिता इन सभाओं में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो आप ही बताइए, तुम्हारे साथ मैं कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अपनी उस पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग ही दिया था। मैंने उस दिन तुमसे बार बार यही कहा था कि मुझसे इस बारे में मत पूछो कि मेरा वंश क्या है, मेरे माता पिता कौन है।
तब आपने एक नहीं मानी थी, जिसका परिणाम आज आप भुगत रही हो और मैं आपसे दूर हूं। प्रिय दोस्तों, राजकुमार की बात सुनकर के रानी बैजंती जो थी वह रोने लगती है और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगने लगती है। तब राजकुमार ने कहा, नागराज कहने लगता है कि देखिए हे राजकुमारी, रोने का समय नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, यदि तुम वह उपाय कर लो तो शायद तुम हमें पा सकती हो। बैजंती बोली, बताइए हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए। तब राजकुमार कहता है, प्रिय अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम इसी प्रकार यहां आकर के बैठना होगा और जब यहां सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज को जो सिंहासन है ना उसके नीचे जाकर के छिप जाना और जब मेरे विवाह की बात चले तो उस समय ही सिंहासन से नीचे निकल कर महाराज के सामने जाकर के खड़ी हो जाना और फिर मुझे मेरे महाराज से मांग लेना, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। देखिए दोस्तों, इतना कहकर के वो नाग जो पुत्र था वहां से अदृश्य हो जाता है और महारानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर के लिए लौट आते हैं। रानी बैजंती बड़े ही सोच में पड़ गई। राजा भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकला और महारानी सोच रही थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब की पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर के ही रहूंगी। ये सोच करके वह मगन मुद्रा में रानी ने अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। अब तो वह न किसी की सुनती थी, ना कभी किसी से बोलती थी, क्योंकि वह अपने पति से एक बार मिल चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। तीसरी पूर्णिमा का जब समय आया, जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर के ही लौटूंगी। उसने अपना सारा श्रृंगार किया और दासियों से कहा कि आज मेरा ऐसा श्रृंगार कर दीजिए कि जैसा विवाह के समय किया जाता है। दोस्तों, दासियों ने वही सारा श्रृंगार विवाह वाला उस महारानी का कर दिया और फिर वह महारानी जो थी बैजंती बूढ़े आदमी को लेकर के उस पीपल के पेड़ के पास में पहुंच जाती है। अब तो दोनों लोग वहां उस पीपल की जड़ में छुप करके फिर बैठ जाते हैं और सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते हैं तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। झाड़ू वाले झाड़ू लगाने आते हैं, छिड़काव वाले छिड़काव लगाने आते हैं, कुर्सियां भी आ जाती हैं, सिंहासन भी आ जाता है। रानी बैजंती उस पीपल की कोटर से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप जाती है। धीरे धीरे अतिथियों का आना होता है। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर के बैठने लगते हैं। कोई नाग सुंदर है तो कोई कुरूप है, कोई नीला है तो कोई पीला है, कोई काला है, कोई कैसा भी है। नागों का आना वहां आरंभ हुआ। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता जो नागों का राजा था वो भी आ जाता है। अब तो वहां बैठ करके उनमें आपस में चर्चा होने लगती है। वो राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया। दर्शक बंधुओं, सभा चल रही थी। सभा में राजाओं के अनेक कार्य होते हैं ना भाई, अनेक कार्यों के बारे में सलाह मशवरा, उनके बारे में चर्चाएं चल रही थी। फिर उसके बाद में राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हुई। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी बैजंती को मौका मिल गया और वे सिंहासन के नीचे से निकलती है और राजा के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। दर्शक बंधु, अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देख करके सभी हड़बड़ा जाते हैं। उसे देख करके नागराज कहने लगा कि हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में, और वो भी मध्य रात्रि के समय तुम यहाँ कैसे आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी भय नहीं है? तुम नहीं जानती कि हम सब लोग नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर के बैजंती कहने लगी, हे महाराज, मुझे डर किस बात का है? मैं तो तुम्हारी पुत्र वधू हूं, तुम्हारे राजकुमार मेरे पति हैं, न मानो तो उनसे पूछ लो, उनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार ये कौन है, क्या ये सत्य बोल रही है या झूठ बोल रही है, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया और पकड़कर एक पिटारे में रखकर मुझे ले जाने लगे। तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नौलखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराजा चंद्रसेन के यहाँ दे दिया। मैंने सोचा कि राजा के तो कोई पुत्र नहीं है, राजा के कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना राजा के यहाँ मैं पुत्र बन जाता। तो मैं अपनी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहाँ रहता रहा, राजमहलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा लालन पालन भी किया, इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न कराया। परंतु एक दिन ये जिद कर बैठी और मेरे वंश के बारे में पूछने लगी, मेरे माता पिता के बारे में सारी बातें जानने के लिए जिज्ञासा करने लगी।
मैंने इसे बहुत समझाया कि हमारे वंश के बारे में न पूछो, तुम पछताओगी, लेकिन ये नहीं मानी। जब ये जिद कर गई तो नदी के पास में लेकर के गया। मैं नदी में घुसा, जब जल में घुसा मैंने इससे फिर भी मना किया, लेकिन ये नहीं मानी। मैं मना करता रहा, ये पूछने की जिद करती रही। परिणाम ये हुआ पिताजी, मैं जल में घुस गया और फिर मैं नाग बन गया, अपने असली रूप में आ गया। ये सुनकर के वह नागराज कहने लगा कि हे देवी, क्या ये सच कह रहा है? तब बैजंती ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ मेरा विवाह इन्हीं के साथ में हुआ था, परंतु अब इनका आधा शरीर नाग का है, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। बैजंती की दोस्तों ये बात सुनकर के नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई और कहा कि पहले तो तूने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया, और फिर उसके बाद तू इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गया। तूने ये अपराध किया है, तूने ये घोर निंदनीय कार्य किया है। अब तू जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तक ये स्त्री जीवित रहेगी तब तक तू मृत लोक पर रहकर इसका साथ देगा। इसे छोड़कर नहीं जा सकता है, इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा, और जिस राजा के तुम पुत्र बने हो उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक वहां का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तू हमारे पास नागलोक में पुनः वापस लौट करके नहीं आ पाएगा। दर्शक भाई, अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। नागराज ने बैजंती को उसका पति प्रदान कर दिया। वह अपने उसी दिव्य शरीर में आ गया। उसके बाद रानी बैजंती और राजकुमार नाग ने अपने पिता से सर झुका करके आशीर्वाद लिया और अपनी स्त्री के साथ विदा लेकर वहां से चला आया। जो अपनी नगरी में आया तो वहां पहुंचकर उसने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर के महाराज चंद्रसेन की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। महाराज के पास जब उसका पुत्र पहुंच जाता है तो महाराज ने देखा, बड़े ही प्रसन्न हो गए। उनके लिए ऐसा लगा कि जैसे सर्प को खोई हुई मड़ मिल जाती है, उसी प्रकार उस पुत्र को पाकर के उनकी सारी बीमारियां जो थीं वो छूट गई। महलों में खुशियां मनाई गई। राजा साहब ने पूरे नगर में ये खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। ये सुनकर के सारे नगर में प्रसन्नता का उत्सव मनाया गया और राजा चंद्रसेन और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर के धन्य हो गए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से रानी बैजंती अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगती है। तो प्रिय दर्शकों, अब आइए आपको बताएं वो 4 बातें कौन सी हैं जो भूल करके भी किसी भी मनुष्य के लिए अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। पहली बात यह है कि चाहे कितनी ही प्यारी पतिव्रता स्त्री आपकी क्यों ना हो, मगर उसकी जिस हट से आपके प्राण जाते हो वो हट उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात, जिस बात को बताने से स्वयं पर या परिवारी जनों पर संकट आता हो वह बात उसे कदापि नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, जिस बात के कहने से स्त्री के पिता का, माता का अपमान होता या आपकी मान प्रतिष्ठा धूल में मिलती हो, उस बात को भी कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। और अगली चौथी बात, जिन बातों के कहने से घर में कलेश उत्पन्न होता हो, रिश्तों के टूटने का डर हो, तो वह बात भी कभी बताना नहीं चाहिए। मित्रों, समझदारी इसी में है कि कुछ बातें पिता, पुत्र और पत्नी और माता से छुपा करके ही रखनी चाहिए, जिनकी वजह से परिवार में घोर संकट ना आए और पूरा परिवार चैन और खुशी से रह सके। तो दर्शक भाइयों, यही 4 बातें थीं जो हर पुरुष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाई। तो अगर ये कहानी, ये 4 बातें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना। फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ में। सभी भाइयों के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।